देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि अजीत डोभाल जी, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में जब गए इवेंट के लिए, तब उन्होंने कहा है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है एक फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की तरफ। अब फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर आप कहोगे, अच्छा मोबाइल में तो 2G 3G 4G 5G ऐसा होता है, मतलब वॉरफेयर में, मतलब जंग में भी क्या ये मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसा कोई वॉरफेयर का भी कोई जनरेशन होता है? तो मैं कह दूं आपको कि हाँ, वॉरफेयर का भी एक जनरेशन होता है। एक्चुअली 5 जनरेशन होता है, जिसके अंदर राइट नाउ जो बहुत सारे कंट्री जो पॉलिसी अपना रहे हैं वो है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए रिसेंटली नेटो, आपको पता होगा, नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जहां पर बहुत सारे कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ये बहुत सारे कंट्री इसके अंदर अलाइंड है, इसका मेंबर है। तो नेटो ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिस आर्टिकल का नाम है जनरेशन ऑफ वॉरफेयर एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, और ये लिखा गया है रॉयल नेदरलैंड नेवी के कमांडर एक आर्मी चीफ के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि बहुत सारे वॉरफेयर के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया। देखिए पहले जनरेशन का वॉरफेयर था कि जब राजा लोग, मतलब कोई किंग, सपोज कीजिए सम्राट अशोक, उन्होंने जब कलिंग पे अटैक किया तो वो था फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। लड़ा जाता था तलवार या फिर भाला से, ऐसे बहुत सारी चीजों से। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर, जहां पर फायर पावर ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, टीपू सुल्तान से जब अंग्रेजों ने जंग लड़ा था, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये माना जा सकता है सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर के अंदर, क्योंकि ये यहाँ बहुत ज्यादा फायर पावर की यूजेस हुआ था और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी की फायर पावर की यूजेस हुआ था, जहां पर मशीन गन, बहुत सारे कमान, बहुत सारे आर्टिलरीज की यूजेस हुआ था। उसके बाद आता है थर्ड जनरेशन वॉरफेयर, जहां पर काफी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जहां पर मिसाइल्स, रॉकेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच जो जंग हुआ था 1999 में, कारगिल वॉर, या फिर अब जो चाइना और इंडिया के बीच में जो एक्चुअली जो एक क्लैश चल रहा है, इसे हम लोग थर्ड जनरेशन वॉरफेयर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये काफी ज्यादा डराने वाली चीज है। मैं बता दूं आपको, देखिए थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर मिसाइल से या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक कर देता है, वेयर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोज कीजिए पाकिस्तान अगर इंडिया पे अटैक करना चाहता है, तो वो लोग मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट से अटैक नहीं करेंगे। ये लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो सोसाइटी है, उसी सोसाइटी के जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लोग हैं, उन्हीं को इंडिया के अगेंस्ट में लड़ाया जाए। मतलब इंडिया के सोसाइटी को ही इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया जाए। और ये है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, जहां पर पॉलिटिशियंस, मतलब ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, सिविलियंस, ये हर कोई शामिल होता है। इवन काफी हद तक इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है। और ये आइडिया दिया गया था 1980 में एक मिलिट्री एनालिस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के एक मिलिट्री एनालिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है विलियम एस लिंड। और आखिर में आता है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जहां पर कहा गया है कि ये सब जो हम लोग जंग लड़ते हैं या फिर बहुत सारी चीज होता है, ये सब कुछ की जरूरत ही नहीं होगा। लोग कंप्यूटर पे बैठे होंगे और साइबर अटैक के जरिए लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करेंगे और उस कंट्री का इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम, हर चीज को तबाह कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इजराइल को ईरान पे अटैक करना हो, तो ये लोग मिसाइल से अटैक नहीं करेंगे, ये लोग अटैक करेंगे साइबर वॉरफेयर के जरिए। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को कभी कभी साइबर वॉरफेयर भी कहा जाता है, जिसके जरिए, क्योंकि और ये अभी तक देखा नहीं गया है, ये जो जंग है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी इतना ज्यादा एप्लीकेबल हुआ नहीं है। लेकिन फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का सबसे ज्यादा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है फॉर्म व्हील्स। आपको पता होगा कि इंडिया में 3 फॉर्म व्हील लाया गया था,
अब देखो वो तीनों कानून अच्छा है बुरा है उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन मतलब उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज आप देखो कि बहुत सारे कंट्रीज लाइक कनाडा, फ्रांस, बहुत सारे इवन यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है वो लोग आके इंडिया के जो इंटरनल मैटर है उस पे कमेंट किया। Whereas आप सोच के देखो 2018-19 के टाइम पे फ्रांस में हो रहा था यूरो वेस्ट मूवमेंट, पेरिस को ऑलमोस्ट जला दिया गया था, लोग काफी बहुत ही बड़े मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रांस के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। वही चीज देखा गया है स्वीडन में, जहां पर किसी ने एक कुरान को जला दिया जिसके चलते, एक रिलीजियस बुक को जला दिया जिसके चलते स्वीडन में वायलेंस देखा गया। लेकिन कोई भी कंट्री ये दोनों को कभी भी मतलब स्वीडन और फ्रांस को क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन जब इंडिया की बारी आई तो हर कोई क्रिटिसाइज करने लगा, क्योंकि इंडिया का सोसाइटी काफी ज्यादा ओपन है, लोग कोई भी कुछ भी बोल देता है। कभी कभी तो बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चाकू मार दो, प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दो, हालांकि वो कहने की बात है लेकिन फिर भी बोल सकते। Whereas अगर आप पाकिस्तान में या फिर चाइना में बोल दो ना तो तभी की तभी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और शायद आपको एनकाउंटर करके मार भी दिया जाए। लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल है। इंडिया में आप प्राइम मिनिस्टर को या फिर आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ भी बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा चीज ये भी है कि हमारे जो एनजीओज है, अब डेवलप कंट्रीज या फिर कोई भी कंट्री इंडिया में या फिर कोई भी जगह में ये करते कैसे, तो ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ा जाता है दो टाइप से। एक है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और दूसरा होता है एनजीओस के जरिए। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए क्या होता है कि फेसबुक में, ट्विटर में, काफी जगह में एक एंटी इंडिया या फिर एक एंटी हिंदू या फिर एक एंटी मोदी या फिर एंटी एक गवर्नमेंट एक पेज बना दिया जाता है जहां पर लोगों को भड़काया जाता है। दूसरा चीज ये होता है कि एनजीओस के जरिए, सपोज कीजिए इंडिया में किसी जगह पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा और बहुत सारे कंट्रीज ये नहीं चाहता है कि इंडिया में एक न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बने या फिर न्यूक्लियर कोई पावर प्लांट इंडिया में बना जाए। कोई भी डेवलप कंट्रीज क्या करता है कि एनजीओस को फंडिंग करता है, कुछ एनजीओस को फंडिंग करता है और वो एनजीओ सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर देता है या फिर बहुत सारी कुछ चीजें कर देता है, जिसके जरिए इंडिया में अल्टीमेटली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर कोई कोल पावर प्लांट या फिर कोई थर्मल पावर प्लांट ये बन नहीं पाता। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो काफी हद तक ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंडर आता है। अब इसका उपाय क्या है, आप ये कमेंट देख सकते हो अजीत डोभाल जी का, जहां पर इन्होंने कह रहे हैं कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। वो गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, जहां पर आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होता है। तो उन्होंने इस जगह पे कहा है कि जो कमेंट किया है मैं उसको कोट करना चाहूंगा कि पीपल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर व्हाट वी कॉल फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर इज द सिविल सोसाइटी। मतलब सिविल सोसाइटी को ही हम लोग जो हमारे दुश्मन है, हमारे जो एनिमीज है, वो इसे ढाल बनाकर ये काम कर रहे हैं। War itself has ceased to become an effective instrument for achieving your political military objectives. They are too expensive and unaffordable. मतलब इस तरह की जंग को हम लोग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन वॉरफेयर होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है वो उसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे कंट्रीज अफोर्ड कर नहीं सकता, पाकिस्तान जैसे कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके चलते पाकिस्तान जो जिस तरह के वॉरफेयर इंडिया के खिलाफ लगा रहा है वो है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। तो ये था वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।